विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे मराठा शक्ति के उत्कर्ष के बारे में। मराठा शक्ति का उत्कर्ष शिवाजी के अधीन किस तरह से हुआ, इसमें हमने सबसे पहले चर्चा करी थी शिवाजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में, उसके बाद उनकी विजयों के बारे में, जिसमें उनकी जो प्रमुख विजय थी उनकी चर्चा करते हुए हमने मुगलों के साथ उनकी मुठभेड़ की चर्चा करी। उसके बाद अफजल खां और साइस खां के साथ उनके संघर्ष की भी हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करते हैं सूरत की प्रथम लूट और उसके बाद की शिवाजी की गतिविधियों के बारे में। तो सूरत की प्रथम लूट जो 1664 ईस्वी में मानी जाती है, जब सूबेदार और फौजदार बदले जा रहे थे तो शिवाजी ने एक और साहस का काम किया। उन्होंने मुगलों के सबसे अधिक समृद्ध बंदरगाह सूरत को 1664 ईस्वी में लूटा। द गुआर्ड ने लिखा है कि जब शिवाजी के लूट के इरादे का कुछ अस्पष्ट समाचार सूरत में पहुंचा तो वहाँ बड़ी हंसी हुई, क्योंकि शिवाजी के ही देश में मुगलों की 1 लाख और 8,000 सेना पड़ी हुई थी। फिर भी मराठे लोग सूरत में इस प्रकार घुसे जैसे क्रोधित शेर गायों के बाड़े में घुसता है। 4 दिन तक मराठों ने सूरत को बहुत बुरी तरह लूटा। मुगल गवर्नर इनायत खान ने नगर से भागकर किले में शरण ली। शिवाजी को सूरत की लूट में 1 करोड़ से अधिक धन मिला। 19 जनवरी 1664 ईस्वी को शिवाजी को जब मुगल सेना का सूरत की रक्षा के लिए तेजी से आने का समाचार मिला तो वह 20 जनवरी को सूरत छोड़कर भाग गए। उनको इस बात की बड़ी प्रसन्नता थी कि उन्होंने औरंगजेब की धूम में से इतना सुंदर पंख उखाड़ लिया। अब देखते हैं मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बारे में। शिवाजी की इन कार्रवाइयों से औरंगजेब घबरा उठा। एक तो शाइस्ता पर आक्रमण और दूसरा सूरत की लूट। तो शिवाजी की इन कार्रवाई से औरंगजेब घबरा उठा और अब उसने अपने सबसे अधिक सुयोग्य और दक्ष सेना नायक मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खां को शिवाजी की शक्ति का दमन करने के लिए भेजा। उनकी सहायता के लिए बहुत से योग्य अफसर एवं मनचाहा धन और सामग्री दी। राजा जयसिंह अपने समय का योग्यतम सेनापति और कूटनीतिज्ञ था। उन्होंने शिवाजी के विरुद्ध शक्ति और कूटनीति दोनों का सहारा लिया। एक और उन्होंने बीजापुर और पश्चिमी किनारे पर स्थित यूरोपीय लोगों, छोटे छोटे राजा और जमींदारों तथा सिद्धियों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया और शिवाजी के साथियों को भी फोड़ने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें काफ़ी हद तक सफलता मिली। वहीं दूसरी ओर सासवाद को अपना प्रधान केंद्र बनाकर शिवाजी के विरुद्ध सैनिक अभियान आरंभ किया। सेना के हल्के दस्ते मराठा गांवों को लूटने व नष्ट करने भेजे गए तथा शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया गया। 2 महीने के घेरे के बाद जयसिंह ने पुरंदर के नीचे के माची दुर्ग के पास 5 बुर्ज और एक बाड़ा छीनने में सफलता प्राप्त की। अब यह स्पष्ट हो गया कि मुख्य दुर्ग पुरंदर भी नहीं बचेगा। दुर्ग रक्षकों और मराठा अफसरों के परिवारों को अपना दुर्भाग्य आता हुआ दिखाई देने लगा। अतः शिवाजी ने संधि करने का निश्चय किया। तो देखते हैं ये कौन सी संधि थी। तो जो संधि मिर्जा राजा जयसिंह और मराठों के बीच में हुई, उस संधि को कहा जाता है पुरंदर की संधि, जो जून 1665 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी ने राजा जयसिंह के सामने समर्पण कर दिया और 11 जून 1665 ईस्वी को प्रातः 9 बजे मिर्जा राजा जयसिंह से उनके तंबू में मिलने गए। यथोचित सम्मान के साथ जयसिंह ने उनका स्वागत किया। दोनों राजा आधी रात तक शर्तों के विषय में विचार करते रहे। अंत में उनके बीच में पुरंदर की जो संधि हुई उसकी शर्तें कुछ इस प्रकार थी। पहली,
शिवाजी के किलों में से 23 किले और उनके आसपास की भूमि, जिसकी आमदनी 4 लाख हूण थी, मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए। शिवाजी रायगढ़ सहित शिवाजी के पास 12 किले और उनसे लगी हुई भूमि, जिसकी वार्षिक आय 1 लाख हूण थी, शिवाजी के ही अधिकार में इस शर्त में रहने दिए कि वह शाही तख्त का सेवक और राजभक्त बना रहेगा। तीसरा, शिवाजी को मुगल दरबार की निजी उपस्थिति से बरी कर दिया गया, किंतु उनके पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवारी के एक दल के साथ सम्राट की सेवा करनी होगी, जिसके उपलक्ष्य में उसे जागीर मिलेगी। चौथा, शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध युद्धों में मुगलों की सहायता करने का वादा किया। इन शर्तों के अतिरिक्त कुछ समय बाद पुरंदर की संधि में एक धारा और जोड़ दी गई कि यदि कोंकण की नीची भूमि, जिसकी वार्षिक आय 4 लाख हूण, और ऊंची भूमि बीजापुरी बालाघाट, जिसकी वार्षिक आमदनी 5 लाख हूण थी, शिवाजी को मिल जाए, तो वह मुगलों को 13 वार्षिक किस्तों में 40 लाख हूण देंगे। यह प्रदेश शिवाजी को अपनी शक्ति से जीतने थे। इस शर्त से मुगलों को लाभ था। प्रथम तो इससे शिवाजी और बीजापुर में शत्रुता हो जाएगी, और दूसरा, मुगलों को 40 लाख हूण मिल जाएंगे। इस धारा से मराठे और बीजापुर मुगलों के खिलाफ एक नहीं हो सकेंगे, और मुगलों के लिए अब शिवाजी की सहायता से दक्षिण को जीतना आसान हो जाएगा। यह जयसिंह की कूटनीति का परिणाम था। औरंगजेब ने पुरंदर की संधि को स्वीकार कर शिवाजी के लिए फरमान और खिल्लत भेज दी। इसके बदले में शिवाजी इस बात पर सहमत हो गए कि बीजापुर पर आक्रमण के समय संभाजी के नेतृत्व में 2000 सैनिक वह मुगलों की सहायता के लिए देंगे, और 7000 पैदल सैनिकों के साथ वह स्वयं भी मदद करेंगे। इसके बाद जयसिंह ने 1666 ईस्वी में बीजापुर पर आक्रमण किया, परंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बीजापुर के विरुद्ध असफलता और इस भय से कि कहीं शिवाजी मुगलों के विरुद्ध बीजापुर से न मिल जाएं, जयसिंह ने शिवाजी को बादशाह से मिलने आगरा भेजने का निश्चय किया। शिवाजी को आगरा भेजने के लिए उसने 1000 युक्तियां काम में ली। इधर उसने बादशाह से भी आग्रह किया कि वह शिवाजी के प्रति सद्भावना का व्यवहार करे और दक्षिण प्रांतों में शांति स्थापित रखने के लिए उनका पूर्ण समर्थन प्राप्त करे। जयसिंह का विचार था कि यदि एक बार भी शिवाजी सम्राट से मिल ले और सम्राट उसकी ओर कृपापूर्वक ध्यान और सम्मान दे, तो वह सम्राट के राजभक्त सेवक बनाए जा सकते हैं। जयसिंह ने शिवाजी को अपनी व्यक्तिगत जमानत दी कि सम्राट से मिलने पर उनको कोई हानि नहीं होगी। आगे अब हम चर्चा करते हैं शिवाजी का आगरा जाना। यह घटना 1666 ईस्वी की है। शिवाजी ने आगरा रवाना होने से पहले अपने राज्य की उचित व्यवस्था कर अपनी माता जीजाबाई को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 16 मार्च 1666 ईस्वी को अपने बड़े पुत्र संभाजी, 5 बड़े अफसर और 350 चुने हुए सैनिकों को लेकर शिवाजी आगरा के लिए रवाना हुए और 22 मई 1666 ईस्वी को आगरा में बादशाह के सम्मुख उपस्थित हुए। किंतु यहाँ बादशाह ने शिवाजी के प्रति उदासीनता का व्यवहार किया और उन्हें पंचहजारी मनसबदारों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। शिवाजी ने इसे अपना अपमान समझा और वह उद्दंडता के साथ मनसबदारों की श्रेणी से बाहर आ गए। अंत में शिवाजी को मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह की देखरेख में जयपुर भवन में रखा गया और उनको नज़रबंद कर दिया गया। शिवाजी इसके बाद मुगल दरबार में कभी नहीं गए। मुगल दरबार में एक वर्ग था जो शिवाजी का वध करवाना चाहता था, किंतु जयसिंह व उसके पुत्र राम सिंह द्वारा शिवाजी की सुरक्षा का वचन देने के कारण बादशाह ने उसे नज़रबंद कर उस पर पहरा बैठा दिया। लेकिन शिवाजी भी कम चालाक नहीं थे। वह बीमार होने का बहाना बनाकर ब्राह्मणों व गरीबों को दान करने हेतु रोजाना वहाँ से मिठाई व फलों के टोकरे भरकर भेजने लगा। प्रारंभ में इन टोकरों की जांच की जाती थी, परंतु बाद में इसमें ढिलाई आ गई। तब एक दिन अपने सौतेले भाई
हीराजी को अपना सोने का कड़ा पहनाकर और अपने बिस्तर पर लेटाकर शिवाजी और उसके पुत्र संभाजी 2 मिठाई के टोकरों में बैठकर निकलने में सफल हो गए। इसके बाद वे साधुओं का भेष बनाकर मथुरा पहुंचे, जहां एक मराठा परिवार के पास संभाजी को छोड़कर शिवाजी प्रयाग, बनारस, बुंदेलखंड, गोंडवाना, गोलकुंडा आदि जगह होते हुए 12 सितंबर 1666 ईस्वी को पुनः रायगढ़ पहुंच गए। शिवाजी को पकड़ने के लिए मुगल सम्राट के सारे प्रयत्न विफल हो गए। शिवाजी के भाग जाने का औरंगजेब को अंत तक दुख रहा। अपनी वसीयत में उसने अफसोस प्रकट करते हुए लिखा कि 1 मिनट की लापरवाही वर्षों तक शर्मिंदगी का कारण बन जाती है। दुष्ट शिवाजी को सावधानी से पहरे में रखने के प्रति मैंने उपेक्षा की और इस कारण मुझे अपने जीवन के अंत तक युद्ध की भयंकर कठिनाइयों में उलझा रहना पड़ा और बहुत दुख उठाना पड़ा है। मराठा इतिहासकारों ने शिवाजी के बचकर निकल जाने को बहुत महत्वपूर्ण घटना माना है। डॉक्टर सरदेसाई ने तो लिखा है कि इस घटना से ही मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं कि शिवाजी के बचकर निकल जाने से सारे देश में उनकी हिम्मत और चतुरता की धाक जम गई और यह सनसनीपूर्ण खबर सारे देश में फैल गई। इस घटना के साथ ही पुरंदर की संधि रद्द हो गई। इस प्रकार जयसिंह ने दक्षिण में जो कुछ किया था वह एक तरह से समाप्त हो गया। इस घटना के बाद मराठों ने मुगलों का कभी भी विश्वास नहीं किया। मराठा शक्ति के लिए यह एक दैविक कृपा थी और इस घटना से मराठों को बराबर प्रेरणा मिलती रही। अब हम आगे देखते हैं मुगलों के साथ फिर से संधि जो 1667 ईस्वी में हुई थी। आगरा से वापस लौटने पर कुछ समय तक शिवाजी ने विश्राम किया ताकि उनका बिगड़ा स्वास्थ्य सुधर जाए। वास्तव में शिवाजी ने कुछ समय तक इसका विशेष ध्यान रखा कि मुगलों को किसी प्रकार नाराज नहीं किया जाए। बादशाह ने बुरहानपुर में राजा जयसिंह की मृत्यु के बाद मुअज्जम और जसवंत सिंह को पुनः दक्षिण की कमान सौंपी थी। अतः शिवाजी ने इन दोनों के माध्यम से बादशाह से क्षमा मांग ली और पुनः शाही सेवा में प्रविष्ट होने की इच्छा प्रकट की। बादशाह ने क्षमा करते हुए शिवाजी को राजा का खिताब, संभाजी को 5000 की मनसब तथा बरार में एक जागीर दे दी। इसके बदले संभाजी को 1000 सवारों से मुगल सेवा करना तय हुआ। 1667 से लेकर 1669 ईस्वी तक के इन 3 वर्षों में शिवाजी मुगलों के आश्रित राजा बनकर बिल्कुल ही शांत रहे। बीजापुर के साथ भी उनके संबंध बड़े शांतिपूर्ण थे। वास्तव में इन 3 वर्षों में शिवाजी बहुत ही व्यस्त थे। जैसा कि जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि इस काल में उन्होंने अपनी शक्ति का संगठन किया तथा बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ सारी व्यवस्था करके अपने राज्य के शासन संगठन की नींव बहुत गहरी और सुदृढ़ बना ली। अब हम चर्चा करते हैं मुगलों के विरुद्ध फिर से शिवाजी के अभियान की जो 1670 ईस्वी में शुरू हुआ। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने फिर मुगलों से युद्ध आरंभ कर दिया। इसके कई कारण थे। प्रथम, शिवाजी की मुगलों के साथ स्थायी संधि करने की इच्छा नहीं थी और यह समझौता केवल युद्ध विराम मात्र था ताकि वो अपनी शक्ति को संगठित कर सके। जैसे उन्होंने युद्ध पुनः शुरू करना उचित समझा, उन्होंने मुगल प्रदेशों पर धावे मारना शुरू कर दिया। द्वितीय, औरंगजेब ने मुअज्जम के मार्फत शिवाजी को या कम से कम संभाजी और मराठा सरदारों को कैद करने का प्रयत्न किया था। तीसरा, शिवाजी को आगरा जाते समय 1 लाख रुपया खर्च हेतु दिया गया था, चूँकि वे वहाँ से भाग आए थे। अतः संभाजी को दी गई बरार की जागीर का कुछ भाग जब्त कर लिया गया था। फिर शिवाजी ने मुगलों की उस सेना को अपने यहाँ भर्ती कर लिया था जिसे दक्षिणी मुगल सूबेदार ने आर्थिक संकट के कारण पृथक कर दिया था। चौथा कारण, छत्र प्रकाश और जेदे क्रोनोलॉजी में ऐसा संकेत मिलता है कि शिवाजी ने युद्ध बादशाह के बड़े पैमाने पर मंदिर तोड़ने की नीति के विरुद्ध शुरू किया था। जैसा कि औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 ईस्वी को सार्वजनिक आज्ञा निकाली थी कि हिंदुओं के समस्त विद्यालय और मंदिर गिरा दिए जाएं और उनकी धार्मिक शिक्षा तथा प्रथाओं का दमन किया जाए। इन सब कारणों से युद्ध आरंभ हो गया। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने मुगल प्रदेशों पर दूर दूर तक धावे मारे और पुरंदर की संधि में दिए गए समस्त किलों को एक एक करके पुनः जीत लिया।
4 फरवरी 1670 ईस्वी को तानाजी ने कोंडाना किले को जीत लिया, जिसका नाम अब शिवाजी ने सिंहगढ़ कर दिया। 8 मार्च 1670 ईस्वी को पुरंदर का किला जीत लिया गया। इसके बाद कल्याणी, भिवंडी, माहुली आदि किलों पर भी अधिकार कर लिया गया। मराठों की इस सफलता के पीछे शिवाजी के साहस, सेना की योग्यता और शहजादा मुअज्जम और दिलेर खां के बीच मतभेद था। मुअज्जम और दिलेर खां के बीच गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। इसका लाभ उठाकर शिवाजी ने 3 से 5 अक्टूबर 1670 ईस्वी तक सूरत को दूसरी बार लूटा। 3 दिन की इस लूट में शिवाजी को लगभग 66 लाख रुपए का माल हाथ लगा, लेकिन जैसा कि सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि इससे कहीं बढ़कर मुगल शासन को यह हानि हुई कि पश्चिमी तट के सबसे बड़े बंदरगाह का व्यापार चौपट हो गया। शिवाजी के लौटते समय दाऊद खान ने सामना किया, लेकिन उसे भारी हानि के बाद पीछे हटना पड़ा। इसके बाद शिवाजी ने बरार, बगलाना और खानदेश पर विजय प्राप्त की तथा सलहेर और मुलहेर के किलों को जीता। अब शिवाजी मुगलों के जिस प्रदेश से भी गुजरे, उन्होंने वहां चोट वसूल करना आरंभ किया। ऐसा माना जाता है कि शिवाजी ने यहाँ मांग कोली राजा द्वारा पुर्तगालियों से चोट लेने के आधार पर की थी। आगे आने वाले समय में चौथ यानी आय का 1/4 भाग की मांग मराठा प्रभुत्व और प्रभुत्वता के विकास का प्रमुख साधन बन गई थी। लगभग 1750 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य के सभी भागों से मराठे चोट वसूल करने लगे थे। औरंगजेब ने शिवाजी को दबाने के लिए महाबत खां, बहादुर खां और दिलेर खां को भेजा, परंतु उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1673 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध भी संघर्ष छेड़ दिया और पन्हाला, सतारा आदि दुर्गों को जीत लिया एवं बीजापुरी कनार में काफ़ी लूटपाट की। 1674 ईस्वी के शुरू में दिलेर खां ने कोंकण में घुसने का प्रयास किया, लेकिन उसे भागना पड़ा। अब आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिवाजी के राज्याभिषेक की, शिवाजी के कर्नाटक अभियान की, शिवाजी के अंतिम दिन और उनके राज्य विस्तार की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।